नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज दिखाएंगे दिल्ली की चुनावी तस्वीर और बताएंगे कि क्या इस चुनाव में मुफ्त के माल से ही कमाल होने जा रहा है। यह भी दिखाएंगे कि फ्रीबीज वाली इस रेस में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। और देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज बात उस खेल की जो परंपरा और आस्था के नाम पर हजारों साल से चलता आ रहा है, लेकिन आज एक बार फिर इस खेल का मैदान खून से लाल हुआ है। देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में बताएंगे कि आसमान में रॉकेट फटने के बाद क्यों मुस्कुराने लगे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जबकि ट्रंप का दिल बैठ गया। लेकिन शुरुआत दिल्ली की चुनावी पॉलिटिक्स की पड़ताल के साथ। महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए काम करने वाली सरकार बने। प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त का माल ही करेगा असली कमाल? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में तीनों बड़ी पार्टियों के बीच फ्रीबीज वाली कंपटीशन चल रही है। ये भी फ्री, वो भी फ्री, सब कुछ फ्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीन प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ने ऐसे लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है जिसमें सबसे ज्यादा अगर जोर किसी चीज पे है तो है फ्रीबीज पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। जरा एक नजर देखिए और फिर समझ में आएगा कि दिल्ली में मुफ्त वाली पॉलिटिक्स ने कितना जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट योजना, सस्ता गैस सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए पेंशन, मुफ्त इलाज जैसे तमाम वादे किए गए। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की काट में बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान किया है और उसने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो महिला समृद्धि के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना तो लागू होगी ही, साथ में 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। एक तरीके से टॉप अप। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त भी दिया जाएगा। इसके अलावा अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं उन्हें 2500 की बजाय 3000 रुपए पेंशन मिलेंगे। पार्टी ने वादा किया है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, पानी जैसी जो तमाम योजनाएं फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार में चल रही है उन सबको भी जारी रखा जाएगा। एक बार नड्डा जी को जरा सुनिए। समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। तो अब आपको दिल्ली की चुनावी पॉलिटिक्स की बिग पिक्चर यानी कि जो बड़ी तस्वीर है वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और देखते हैं कि तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आप ने कैसे कैसे वादे किए हैं और कैसे उनमें फ्रीबीज को लेकर एक रेस, एक होड़ सी दिखाई देती है। तो जरा दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अब तक तीनों पार्टियों की तरफ से जो वादे किए गए हैं जरा एक बार दिखाइए। तो ये देखिए कि महिलाओं को लेकर के क्या वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2100 रुपया प्रति महीने देंगे और फ्री में बस सेवा तो अभी दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 2100 के बदले 2500 रुपए प्रति महीने देंगे और साथ में गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का अलग से भत्ता देंगे, सो अलग। और कांग्रेस ने भी
एक तरीके से 2500 रुपए प्रति महीने का ही ऐलान किया है। तो आप देखिए महिलाओं को लेकर के तीनों पार्टियां रिझाने में जुटी हुई है और उनको लग रहा है कि ये जो 2100 से 2500 रुपए तक की योजना है उससे महिला वोटर जो है उनकी तरफ आकर्षित होगी। जरा आगे दिखाइए। बुजुर्गों के लिए इसी तरीके से खास तौर पे इन्होंने ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 2500 रुपया प्रति महीना पेंशन देंगे हम बुजुर्गों को और फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसके अलावा बीजेपी का कहना है कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों को वो भी 2500 रुपए महीने देंगे और 70 साल से अगर ऊपर के हैं तो उनको 2500 की जगह 3000 रुपए देंगे। और कांग्रेस ने लेकिन बुजुर्गों को लेकर कोई इस तरह की घोषणा नहीं की है। तो अलग अलग सेक्शन को किस तरीके से रिझाने की कोशिश की गई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा अगर युवाओं को लेकर और जो दूसरे समाज के तबके हैं उनको लेकर क्या क्या कहा गया है। स्टूडेंट को देखिए क्या कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि फ्री एजुकेशन, फ्री बस सेवा, मेट्रो किराया भी 50% तक माफ करेंगे हम। बीजेपी ने इस स्टूडेंट्स को लेकर कोई अलग से घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर कहा है कि बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपया महीना अप्रेंटिसशिप देंगे हम। तो ये इस तरीके से महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, अलग अलग समाज के धड़ों को किस तरीके से लुभाने की कोशिश की गई है फ्रीबीज के जरिए, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति क्या रंग दिखाएगी ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फ्रीबीज का ऐलान कर वोटरों को लुभाने की कोशिश देश भर में राज्यों का बजट घाटा और कर्ज दोनों बढ़ा रही है। हिमाचल और कर्नाटक इसकी मिसाल है, जहां कांग्रेस सरकारों के लिए चुनाव में किए गए जो वादे थे और उनको पूरा करने की जो कोशिश है वो एक तरीके से उनके लिए गले की फांस बन गई है। वहां सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। गजब तो यह है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ वैचारिक तौर पर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन चुनावी दंगल में तस्वीर एकदम अलग दिखती है। और जब वोटर्स को लुभाने की बारी आती है तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। ये हमने आपको इन आंकड़ों के जरिए और ये जो घोषणाएं की गई है, जो वादे किए गए हैं, उसके जरिए हमने आपको दिखा दिया। तो ये देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि आस्था और परंपरा के नाम पर खेले जाने वाले किस खेल का मैदान खून से लाल हो रहा है। जरा देखिए। तो इन दिनों तमिलनाडु में के अलग अलग जिलों में जल्लीकट्टू त्योहार का जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आ रही है। पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू त्योहार में अब तक 7 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और एक ही दिन में करीब 400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। 2 सांडों की भी मौत हो चुकी है और जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग खेल में भाग लेने वाले लोग नहीं थे, बल्कि बैल के मालिक और दर्शक थे। यह खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार की परंपरा करीब 2500 साल पुरानी है और तमिलों की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है त्योहार। तमिल लोग हर साल खेतों में जब फसल पक जाती है उसके बाद मकर संक्रांति के त्योहार या यूं कहें कि पोंगल त्योहार मनाते हैं। और तमिल में पोंगल का मतलब उफान या उबाल होता है, उबलना, और इसी दिन वो नए साल की शुरुआत भी करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के आखिर में सांडों की पूजा होती है, उन्हें बाकायदा सजाया संवारा जाता है और फिर शुरू होता है जल्लीकट्टू। इसे एरू थजू बुथुल भी कहा जाता है और मनक्कू विरत्तु भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये खेल पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच सांड को छोड़ दिया जाता है और इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोगों को सांड का कुबड़ पकड़ के उसे कंट्रोल करना होता है और सांडों को कुबड़ जो ज्यादा देर तक पकड़े रहता है वही एक तरीके से विजेता माना जाता है इस खेल में। तो जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति का हिस्सा है और इसे तमिल विरासत का प्रतीक माना जाता है और इस त्योहार में शामिल होने वाले लोगों की खास तौर पे जांच की जाती है और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ऐसा दावा जरूर किया जाता है। लेकिन इस त्योहार का 2 वजहों से लगातार विरोध होता रहा है। पहला तो ये कि ये पशुओं के साथ क्रूरता है और दूसरा ये कि इस त्योहार की वजह से कई लोगों की जान पर बनाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 2009 में इसे नियमित करने के लिए एक कानून पारित किया, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे पशुओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया।
2016 में केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन 2017 में जलीकट्टू पर प्रतिबंध के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश लाकर जलीकट्टू को फिर से कानूनी मान्यता दे दी। 2017 में एक नया कानून भी पारित किया गया, जो कि जलीकट्टू को पशु क्रूरता अधिनियम से छूट दे देता है। दरअसल जलीकट्टू इकलौता ऐसा त्योहार या परंपरा नहीं है जिसमें सांडों या बैलों को दौड़ाने या पकड़ने की होड़ दिखाई देती है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे त्योहार हैं। पुर्तगाल जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ देशों का जिक्र कर रहा हूं। यहां पुर्तगाल में बुल फाइट आम तौर पे घोड़े पर सवार होकर लोग करते हैं और बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फ्रांस के कुछ हिस्सों में करीब 150 सालों से बुल फाइटिंग बहुत ही पॉपुलर है। मैक्सिको सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा रिंग है, जिसमें 60,000 दर्शक बैठते हैं और उनके सामने बुल फाइटर तलवार से बैल पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पेरू में भी इसी तरह की परंपरा है। यहां भी पैदल और घोड़े पर सवार होकर लोग बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। इक्वाडोर, यहां भी दिसंबर के महीने में बुल फाइटिंग मनाया जाता है, का पूरा त्योहार होता है। लेकिन भारतीय त्योहार जलीकट्टू की अगर सबसे ज्यादा तुलना किसी देश से की जाती है, किसी दूसरे देश की परंपरा से की जाती है, तो है स्पेनिश बुल फाइटिंग। लेकिन यह तुलना थोड़ी गलत है। पहले स्पेन की बुल फाइटिंग को जरा देखिए और फिर आपको बताएंगे के बाद ये जो दौड़ होती है बैलों की, उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन यही जो फर्क है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि जलीकट्टू में ऐसा नहीं होता है। जलीकट्टू में जिस तरीके से स्पेनिश स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो मेटाडोर है, यानी कि जो बुल फाइटर है, वो तलवार का इस्तेमाल करता है बैलों को मारने के लिए, लेकिन यहां जलीकट्टू में इस तरीके से किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है और न ही आखिर में बैलों को मार देने की परंपरा, जान से मार देने की कोई परंपरा है। दरअसल स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग में जो मेटाडोर है वो सांड से लड़ता है और उसके पास एक खास किस्म का लिबास होता है और साथ में एक तलवार भी होती है उसके हाथ में, और अंत में उस तलवार को उस जानवर के शरीर में उतार दिया जाता है। जबकि जलीकट्टू में खेल के खत्म होने के बाद सांड वापस मालिक के पास चले जाते हैं या फिर उन मंदिरों के में चले जाते हैं जिसे कि खास तौर पर इसी काम के लिए उन मंदिरों में जहां उनको पाला पोसा जाता है, वहां उनको ले जाकर छोड़ दिया जाता है। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि जलीकट्टू एक सांस्कृतिक आयोजन है और जिसका जन्म कृषि प्रधान सभ्यता में हुआ, लेकिन इसके ठीक उलट स्पेनिश बुल फाइटिंग जो है वो एक मनोरंजन के लिए आयोजित होने वाला खेल है। और एक तीसरा बड़ा अंतर यह है कि जलीकट्टू में प्रतिभागियों को सांडों के सींग पकड़ने की छूट नहीं होती। जलीकट्टू आदमी और सांड के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि उस पर सवारी करने का या उसे नियंत्रित करने का, उसे काबू करने का एक खेल है। लेकिन इससे अलग स्पेनिश बुल फाइटिंग में शामिल होने वाले लोग बुल की सींग भी पकड़ सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्क हैं इन दोनों तरह के खेलों में। और मान्यता तो यह भी है, लोग ये भी कहते हैं कि स्पेन में तो खास तौर पे बैलों को थकाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से काबू किया जाए और फिर उन्हें मारा जा सके। तो यहां देखने और समझ बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। तो जलीकट्टू को लेकर जो पशुओं की क्रूरता और इंसानों की सुरक्षा, ये जो दो बड़े सवाल थे, ये दोनों सवाल एक बार फिर से तीखे हो गए हैं, एक बार फिर से बड़े हो गए हैं। और इसमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि खेल इस तरीके से हो कि जिसमें पशुओं के साथ साथ इंसानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और तभी ये खेल एक तरीके से एक खेल के तौर पर देखा जाएगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त